अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी केमिस्ट्री सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 का नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम को पढ़ने से पहले आपको लिथियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। लिथियम का वर्ड आपके पास लिथोस से निकला है। ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसे स्टोन बोलते हैं। आपने पढ़ा था कि हमारे पास जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं वो सारी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो कंबाइंड स्टेट में आपके पास पाई जाती हैं। लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसका एटॉमिक मास 6.94 है और ये ग्रुप नंबर 1A अल्कली मेटल से बिलोंग करता है। पीरियड नंबर 2 का मेंबर है और इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो आपके पास सॉलिड है। पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम के बारे में बात करते हैं। पिकुलर का वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब कोई एलिमेंट अपनी फैमिली मेम्बर से थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर शो करे, डिफरेंट बिहेवियर शो करे। आप लोग चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर में लिथियम का पिकुलर बिहेवियर पढ़ेंगे, ग्रुप 1A का मेंबर है। और आगे बेरिलियम का पढ़ेंगे। बेरिलियम आपके पास ग्रुप नंबर सेकंड A का मेंबर है। यानी ग्रुप्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने फैमिली मेंबर से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब उसकी क्या रीज़न है? डेविएशन ऑफ लिथियम। लिथियम अपनी फैमिली से क्यों डेविएट करता है, क्यों इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है? उसकी पहली रीज़न कि आपके पास लिथियम जो है इसका स्मॉल एटॉमिक साइज़ है एंड आयोनिक रेडियस है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में आपने ये पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप आते हुए हमारे पास एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। अब लिथियम चूँकि अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, इसलिए लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ है ये आपके पास कम है और ये पीरियड नंबर 2 का मेंबर है, तो इसमें शेल्स की तादाद कितनी होगी? 2 होगी। सोडियम पीरियड नंबर 3 का मेंबर है, इसमें शेल्स की तादाद 3 होगी। इसी तरीके से जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, ठीक है, आपके पास पीरियड नंबर बढ़ने के साथ साथ शेल नंबर इंक्रीज़ करता है। जब शेल नंबर इंक्रीज़ करेगा तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। सेकंड पॉइंट है हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं चार्ज ओवर साइज़ रेशो के साथ। अब टॉप वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका चूँकि साइज़ आपके पास कम है और चार्ज सबके ऊपर +1 होता है। ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, इसलिए चार्ज सबके ऊपर +1 है। तो ओवरऑल जो चार्ज टू साइज़ रेशो है वो लिथियम का ज़्यादा है, इसलिए लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या होती है? हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम आयन इज स्क्रीन बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। ये आपके पास है लिथियम का आयन शो किया है। लिथियम के पास होते हैं आपके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी रह जाती है? 2 रह जाती है। अब लिथियम का ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसको स्क्रीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब Na पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के केस में जो न्यूक्लियर चार्ज को इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं, न्यूक्लियस की पावर को रोक रहे हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के केस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब जो ग्रुप 1A के जो टॉप वाले मेंबर्स होते हैं, लिथियम चूँकि साइज़ छोटा है, न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। लेकिन अगर लिथियम के केस की बात करें, लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता है, इसलिए ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इसकी जो रिएक्टिविटी है लिथियम की वो भी लेस है, क्योंकि रिएक्टिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो आपके पास जो रिएक्टिविटी है उसकी पावर क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर जो है वो आपके पास बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में थोड़ी सी लार्ज होती है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर साइज़ आपके पास ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, अगर साइज़ आपके पास कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। लिथियम के केस में हमारे पास साइज़ छोटा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर क्या होती है, ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर बोलते हैं चार्ज डेंसिटी को ही बोला जाता है, और लिथियम का आपने पढ़ा कि जिसका चार्ज टू साइज़ रेशो ज़्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और किसी भी एलिमेंट की पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका जो करैक्टर है वो कोवलेंट इन नेचर होता है, मतलब उसमें जो बॉन्डिंग टाइप है वो कोवलेंट होना शुरू हो जाती है। आल्दो आयनिक बॉन्ड बनेगा लेकिन उसमें करैक्टर आपके पास कौन सा होता है, कोवलेंट करैक्टर होता है। नेक्स्ट आपके पास है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम के अंदर डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकी मेंबर्स के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसका एटॉमिक नंबर ही 3 है, इसमें शेल नंबर 2 पे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म हो जाती है। और लिथियम का जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सब शेल होता है 1s, और अगर सेकंड शेल की बात करें, सेकंड शेल में आपके पास 2 सब शेल्स होते हैं। अब लिथियम के केस में हमारे पास कन्फिग्रेशन ही 1s2 2s1 पे ख़त्म हो रही है, तो इसके पास कोई डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। आगे आप बेरिलियम का पिकुलर बिहेवियर पढ़ेंगे तो उसमें भी आप यही वाले पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं लिथियम की जो बाकी फैमिली मेम्बर से डिफरेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल। लिथियम जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेटल है। किसी भी मेटल की जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे, और जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज टू साइज़ रेशो पे। अब आपके पास किसी भी एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर एटम्स की जो पैकिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एटम्स की पैकिंग स्ट्रॉन्ग है तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो वो मेटल आपके पास हार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइटनेस का, कि लिथियम मेटल काफ़ी ज़्यादा लाइटर इन वेट है। किसी भी एलिमेंट की जो लाइटनेस है उसको चेक करने के लिए हम उसका एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। अब लिथियम आपके पास अगर देखा जाए ग्रुप नंबर सेकंड में, इसका एटॉमिक मास इसका बाकी मेंबर्स के मुकाबले में कम है। अगर इसका एटॉमिक मास कम है तो ये लाइटर इन वेट है और इसकी डेंसिटी भी कम है। ठीक है, अगर आप लिथियम मेटल को पानी के अंदर ऐड करते हैं तो वो सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देती है। वो इसलिए करती है, बाकी मेटल्स भी करती हैं, लेकिन लिथियम आपके पास इसकी जो फ्लोटनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी डेंसिटी आपके पास क्या होती है, कम होती है। सेकेंड पॉइंट है लिथियम सॉल्ट्स ऑफ इनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अदर अल्कली मेटल। अब सॉल्ट आपके पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट आपके पास कोई मेटल होती है, और एक आपके पास एनाइन है। अगर हम लिथियम के सॉल्ट की बात करें, लिथियम ने अगर सॉल्ट बनाया है किसी ऐसे एनाइन के साथ जिसकी हाई चार्ज डेंसिटी है तो वो लेस सॉल्युबल है। उसके लिए आप एक ट्रेंड याद रखें कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी इसका इन्वर्स रिलेशन है लेटेस्ट एनर्जी के साथ। अब किसी भी कंपाउंड की अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है, और लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज ओवर साइज रेशो पे डिपेंड करती है। अगर लिथियम ने सॉल्ट बनाया है किसी ऐसे एनाइन के साथ जिसकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, तो लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं वो पानी के अंदर फिर लेस सॉल्युबल होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है लिथियम अगर फ्लोराइड है, लिथियम के कार्बोनेट हैं, लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स हैं। अब ये जो सारे एनाइंस हैं इनकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है। और नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल शो कर दी है लिथियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर सॉल्युबिलिटी चेक करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो लिथियम की सॉल्युबिलिटी जो हाइड्रोक्साइड है 157 है, और जो आपके पास सोडियम के हाइड्रोक्साइड हैं उनकी 3370 ग्राम पर लीटर इनकी सॉल्युबिलिटी है। यानी इनके कंपैरिजन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो कितने लेस सॉल्युबल हैं। कि लिथियम स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिटेल आप लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को ही बोला जाता है, लेकिन आप इसका थोड़ा आइडिया ले लें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंटर में कोई मेटल होती है
और मेटल के साथ आप नेगेटिव पार्ट या न्यूट्रल पार्ट्स को अटैच करते हैं, जिसे हम लेविस बेसिस बोलते हैं। यानी लिगेंड्स आपके पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह का जो बिहेवियर है कंपाउंड्स होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ लिथियम ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, बाकी मेंबर्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं। आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कुछ कंडीशंस हैं। हर वो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और नेक्स्ट उसके पास जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिथियम सेटिस्फाइड करता है। लिथियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हैं। लिथियम चूँकि फैमिली का छोटा मेंबर है, इसलिए इसके न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब ये लिथियम का एक कंपाउंड है, लिथियम Li इसमें सेंटर में होगा और अमोनिया के 4 कंपाउंड इसको सराउंड करेंगे। और ओवरऑल जो ग्रुप के ऊपर जो चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, वो कितना है, +1 है। अमोनिया चूँकि एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0, और ये +1 जो चार्ज है वो लिथियम के ऊपर ही आएगा। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें। लिथियम है, इसके पास है जी 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे में क्या है 1 है। अब कम्प्लेक्स में लिथियम के ऊपर चार्ज है +1, इसका मतलब ये है कि आपने इसके एस में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए। अब इसके पास देखें कितने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, 4 ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल होंगे। अब ये अमोनिया जब बॉन्ड बनाने के लिए इन 4 ऑर्बिटल्स के पास आता है तो अब उसे कन्फ्यूजन होती है कि वो किसके साथ बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन, उसमें आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप्स की ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तब हम लोग ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि मिक्सिंग से जितने भी ऑर्बिटल्स बनते हैं सबकी एनर्जी सेम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम ये जो s ऑर्बिटल्स हैं और p ऑर्बिटल्स हैं इन सबको मिक्स करेंगे। 4 ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स किया है तो बनेंगे भी कितने, 4 ही बनेंगे। ठीक है, अब ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं sp3 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 और अमोनिया के पास एक एक लॉन पेयर अवेलेबल है। एक लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसलिए अमोनिया 4 अमोनिया अपने लॉन पेयर लेके आएगा, वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लिथियम शो करते हैं। अगर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो लिथियम जो है वो पानी के साथ इसके रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, लेस रिएक्टिव है। लिथियम लेस रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। और लिथियम को जब पानी में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और साथ में उसके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए साइज़ इंक्रीज़ करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना आसान है। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे रिएक्टिविटी की पावर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। लिथियम के रिएक्शन स्लो, लेकिन बाकियों के रिएक्शंस क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है कि लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइन आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो आपके पास कैटाइन हो एनाइन हो, उनके कंपेयरेबल साइजेस होने चाहिए। अगर कैटाइन और एनाइन का साइज़ कंपेयरेबल है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर लिथियम बाइकार्बोनेट देखें, लिथियम ट्राई आयोडाइड देखें, इसमें लिथियम का साइज़ आपके पास स्मॉल है, बाइकार्बोनेट लार्ज पोलराइजेबल एनाइन है, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अगर लिथियम बाइकार्बोनेट्स के साथ कंबाइन होता है तो इसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक बनती है, यानी स्टेबल कंपाउंड नहीं बनते हैं। इसी तरीके से जो लिथियम ट्राई आयोडाइड है इसके कंपाउंड्स की स्ट्रेंथ भी क्या होती है, वीक होती है। अगर आपने किसी भी स्टेबल कंपाउंड को बनाना है तो कैटाइन और एनाइन के साइजेस क्या होने चाहिए, कंपेरेबल साइजेस होने चाहिए। अगर हम सोडियम के देखें, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स, पोटाशियम के बाइकार्बोनेट्स, इनमें सोडियम और बाइकार्बोनेट्स के आइंस जो हैं उनका साइज़ तकरीबन सेम होता है, इसलिए इसके स्टेबल बॉन्ड बन जाते हैं। और सेकंड पॉइंट स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था फेजान्स रूल है, चैप्टर नंबर 1 हेलाइट के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। फिर अगर हमारे पास जो कैटाइन है, अगर लिथियम है, कैटाइन है, मेटल है और बाइकार्बोनेट्स ये आपके पास नॉन मेटल हैं।
ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल बनेंगे। इसमें बॉन्ड की नेचर आपके पास आयोनिक है, लेकिन इसमें जो करैक्टर पाया जाता है वो कोवलेंट का करैक्टर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर का वर्ड वहाँ पे हमने यूज़ किया था। कैटाइन जितना छोटा साइज़ होता है उसकी पोलराइजिंग पावर की वैल्यू उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और उसके साथ अगर कोई ऐसा इनाइन अटैच है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव आयन है, जो छोटे साइज़ वाले पॉजिटिव आयन होते हैं, ये उसके नेगेटिव आयंस को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो करैक्टर है इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव ज़्यादा लिथियम की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास को-शेयरिंग वाला बिहेवियर आना शुरू हो जाता है, कोवलेंट करैक्टर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि हमारे पास जो लिथियम के सॉल्ट्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर रखने की वजह से भी उनकी जो पानी के अंदर सॉलिबिलिटी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो भी आपके पास कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम लिथियम के ऑक्साइड्स की बात करें, लिथियम जो है वो आपके पास एक नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। लेकिन जो बाकी आपके पास मेंबर्स हैं, जैसे सोडियम है, वो सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा है। पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 है। सुपर ऑक्साइड के केस में चार्ज कितना होता है, -1/2 होता है। ये आप MCQ के लिए लाजमी लर्न करें। अब लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड इसलिए बनाता है क्योंकि लिथियम का साइज़ काफ़ी छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज की पावर ज़्यादा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसलिए वो मैक्सिमम ऑक्साइड्स को, ऑक्सीजन्स को अपने साथ अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आज के टॉपिक का, कि लिथियम के जो हाइड्राइड्स हैं मोस्ट स्टेबल हैं। हाइड्राइड्स बोला जाता है हाइड्रोजन के कंपाउंड को। हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है मेटल से। ठीक है, ये आपके पास लिथियम के हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल हैं। वो इसलिए स्टेबल हैं क्योंकि लिथियम और हाइड्रोजन इनके कंपेरेबल साइजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल बनेगा। और लिथियम और हाइड्रोजन दोनों के केस में ही चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपके पास क्या है, ज़्यादा है। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो उनकी स्टेबिलिटी की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। तो आज के टॉपिक में लिथियम में हमने फर्स्ट 7 पॉइंट्स को स्टडी किया है। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम इसके लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। और पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।